सबसे पहले इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ अ लिविंग मैमेलियल सेल, ठीक है, लोकल रिस्पॉन्स है ऑफ अ टिश्यू, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो होस्ट सेल्स जिस पे हमला हुआ है ब्लड वेसल और प्रोटीन पे होता है, प्रोटीन एंड डैमेज टिश्यू ठीक है। और ये इसके कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ क्या, तो कोई इन्फेक्टिव एजेंट आ गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो भी है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, या अपन या एंटीजन तो बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फिजिकल एजेंट जैसे हीट, रेडिएशन, ठीक है। केमिकल एजेंट जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या पॉइजन, ठीक है। और इनर्ट मटेरियल जैसे फॉरेन बॉडीज़ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, बट इनर्ट मटेरियल है ना वो, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा पर फिर भी इनर्ट है, वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, उसकी वजह से ब्लड रुकेगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन दो तरह के, शॉर्ट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और सब अक्यूट भी होता है जो दोनों के बीच में, अक्यूट के बीच में और क्रॉनिक के बीच में, उसको बोलते हैं सब अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अभी क्रॉनिक अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन है, कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर। अभी ये जो पॉइंट है वो तो एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा ऑन द अफेक्टेड साइट, इंट्रावैस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट, ठीक है। अब प्रीडोमिनेंटली कौन सा अपने को दिखेगा? प्रीडोमिनेंटली अपने को इधर न्यूट्रोफिल दिखेगा, ये भी लिखना है। प्रीडोमिनेंटली अपने को दिखेगा न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा रहता है बिकॉज न्यूट्रोफिल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। इसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन कैरेक्टर्स विद द फॉर्म, अब जैसे कि एक जगह अफेक्टेड साइड है तो वहाँ पर फ्लूइड है और प्लाज्मा का अक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, और इसकी वजह वो प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और प्रोमिनेंट लोकल सिस्टमिक साइन, इसमें क्या है? अगर एक रॉबिन्स का एक टेबल है जिसमें ना अक्यूट और क्रॉनिक का डिफ्रेंशिएशन है, अक्यूट और क्रॉनिक का, तो अक्यूट में क्या होता है? प्रोमिनेंट लोकल साइन होता है, प्रोमिनेंट लोकल साइन, इसमें नॉट प्रोमिनेंट, ठीक है। और ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का है अक्यूट, और ये जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का है, ठीक है। अभी मेजर सेल इन्वॉल्वमेंट कौन सा सेल है? अभी अक्यूट में न्यूट्रोफिल है, ठीक है, और अपना क्रॉनिक में लिम्फोसाइट है, और अपना मैक्रोफाजिस है, ठीक है, मैक्रोफाजिस है, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट और मैक्रोफाजिस तो है ही है, बट एक्सेप्शन कब आता है? एक्सेप्शन टाइफॉइड में सबसे ज़्यादा एक्यूट है ना, टाइफॉइड एक्यूट डिजीज़ है। क्यों एक्यूट डिजीज़ है? बिकॉज 14 डेज़ का ड्यूरेशन फिक्स है ना उसमें, तो 14 डेज़ के इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, इसके आगे डिजीज़ होगी नहीं, ऐसे कुछ पीरियड रहता है, दिवाली का समय बोले थे, तो ये एक्यूट है ना। 14 डेज़ या 21 डेज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, तो उसके ज़्यादा रहेगा नहीं, तो एक डेफिनेट ड्यूरेशन है इसका। क्या है? एक डेफिनाइट ड्यूरेशन है। तो उसकी वजह से जो सैल्मोनेला टाइफी जो है उसमें मेनली क्या एग्रीगेशन होता है? लिम्फोसाइट डोमिनेंट होता है, न्यूट्रोफिल नहीं होता ज़्यादा, लिम्फोसाइट डोमिनेंट, ठीक है, किसमें? सैल्मोनेला में। और अगर अपन सूडोमोनास इन्फेक्शन देखें, सूडोमोनास, ठीक है, मोनास, तो वहाँ पर वो क्या है? बर्न वूंड है। क्या है वो? बर्न वूंड है, तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल डोमिनेंट है, ठीक है। ये उल्टा है, ये एक एक्सेप्शन है जो रॉबिन्स में मेंशन किया गया है, ठीक है, ये हुआ। और फिर बाद में अपना क्या होता है? अभी रॉबिन्स में ये डेफिनेशन है, ये देख लेना। फिर अपना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मोर इंसीडियस ऑनसेट, लॉन्गर ड्यूरेशन, डेज और मंथ तक रहता है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिपिफाइज इन्फ्लक्स ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफाज, लिम्फोसाइट आया और मैक्रोफाज आया, टिपिफाइज, ठीक है, लिम्फोसाइट मैक्रोफाज विद एसोसिएटेड वैस्कुलर प्रोलिफरेशन और फाइब्रोसिस, मतलब इसमें स्कारिंग भी जो होती है ना वो फाइब्रोसिस से ठीक होता है, ठीक है, बस। और फिर मैम ने ना 2 डिफ्रेंशिएशन बताए थे, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एक्सूडेट एंड ट्रांसुडेट।
ट्रांसुडेट वो होता है, देखो मैंने ऐसे याद करी कि इधर ई आ गया तो ई एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो इधर अर्ली इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा एक्सुडेट में, पर ट्रांसुडेट में लास्ट में ई आ गया ना तो इधर अर्ली इन्फ्लेमेशन आएगा ऐसा। और एक्सुडेट नाम ही बता रहा है कि बाहर निकल रहा है, और ट्रांसुडेट भी बता रहा है निकल रहा है, पर ज़्यादा एक्सुडेट ज़्यादा एक्स मतलब बाहर निकल रहा है, ये ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, इंक्रीज़ इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंक्रीज़ इन परमियाबिलिटी, मतलब जो एंडोथीलियल सेल है, जैसे अपनी कैपिलरीज है, वेन्स, वेन्यूल, ये सारी चीज़ें जो सेल से लाइन होती है वो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। किडनी में पड़े हुए एंडोथीलियल सेल्स, तो वो एंडोथीलियल सेल्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एंडोथीलियल सेल्स के बीच में गैप आ जाता है तो परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, वो भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आयंस की वजह से होती है, ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या मतलब हार्मोन्स, ठीक है। तो इंक्रीज़ होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एंडोथीलियल के बीच में गैप बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से लीकिंग ऑफ प्रोटीन होता है। तो लीकिंग ऑफ प्रोटीन में अगर अपन देखेंगे ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो ग्रेटर रहती है हमेशा 1.02, मतलब अगर मैच करें तो उसको बोलते हैं एक्सुडेट। ट्रांसुडेट क्या होता है कि अर्ली इन्फ्लेमेशन होता है, अभी देर इज़ नो गैप इन द एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल एकदम बराबर है, ठीक है, एक भी गैप नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो लीकिंग हो रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे ही एज इट इज़ रहता है, तो वो होल्ड करता है प्रोटीन को, ठीक है, ये हुआ। और फिर अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस, अभी दो तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है, ताकि अपना इन्फ्लेमेशन के दो तरह के चेंजेस है। एवास्कुलर चेंजेस होता है, इन्फ्लेमेशन के दो तरह के चेंजेस है, वैस्कुलर चेंज होता है और सेल्यूलर चेंज होता है, ये दोनों वाइवा क्वेश्चन है। वैस्कुलर चेंजेस में अपना हीमोडायनेमिक मतलब ब्लड वेसल में क्या चेंज हुआ और वेसल परमिएबिलिटी में क्या चेंज हुआ, ठीक है। हीमोडायनेमिक और मतलब स्ट्रक्चरल चेंज और सेल्यूलर चेंज, ये स्ट्रक्चरल चेंज है पूरा, ये जो चार्ट है वो स्ट्रक्चरल चेंज है। हीमोडायनेमिक चेंज मतलब वैस्कुलर चेंज, जो वेसल्स में क्या चेंज हुआ। तो सबसे पहले वेसल्स की चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर सपोज किधर लग गई है तो वो जगह पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी वो जगह पे, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ट्रांजिएंट मतलब थोड़े समय के लिए, अगर माइल्ड इंजरी है तो 3 to 5 सेकेंड, अगर सीवियर इंजरी है तो 5 मिनट्स, ठीक है। और इसको दूसरा नाम है इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स। इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स वाइवा में पूछेगी इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स, तो अपने को ये बोलना है इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स यही है। सबसे पहला वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसको बोलते हैं इमीडिएट वैस्कुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर ये बताना है टाइमिंग, और ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, ये अपना सेरोटोनिन नहीं, ये जो कोई हार्मोन है, ये जो लिखा हुआ है तो कौन सा हार्मोन है, एपिनेफ्रिन जो भी है, ठीक है। पर्सिस्टेंट वैसोडाइलेशन मेनली आर्टेरियल का होता है, ठीक है। वैसोडाइलेशन हमेशा आर्टेरियल का होता है, आधे घंटे तक होता है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, फिर उसके बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन, आधे घंटे तक रहता है, तो उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा है तो वेसल पे प्रेशर भी बढ़ गया है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसके बाद बढ़ गया, ठीक है। प्लस इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, तो उसकी वजह से क्या होता है, वैसोडाइलेशन की वजह से रेडनेस होती है और वार्मथ आता है, मतलब ब्लड बढ़ गया है तो गर्मी भी होएगी और लाल भी होएगा, रेडनेस भी होगा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बिल्कुल बहुत सारा फुल ऑफ ब्लड है, ठीक है। ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड, मतलब इधर इन्फ्लेमेशन में हमेशा ज़्यादातर के ट्रांसुडेशन ही होगा, ऐसे मैम ने बोले थे। ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड लोकल इनटू लोकल एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में, ठीक है। ट्रांसुडेशन फ्लूइड बाहर गया तो फ्लूइड बाहर चले गया, मतलब पानी बाहर निकल गया, तो अंदर बचा क्या, आरबीसी बच गया, तो इंक्रीज आरबीसी कंसंट्रेशन। जब आरबीसी अंदर बच गया तो आरबीसी का जो मतलब स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से स्लोनेस हो जाएगी, स्टैसिस हो जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा। और ये स्लोनिंग और स्टैसिस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को वेनम इन्फेक्शन हो गया या कोई वेनम मतलब सांप ने काट लिया, तो वो स्टैसिस की वजह से ज़्यादा पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं ना, अगर स्टैसिस नहीं हुआ तो पूरी बॉडी में फैल सकता है, ठीक है। तो मतलब यही मेन पॉइंट है। इसके बाद क्या
कि ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वैसो डायलेशन फॉलोड बाय अपना इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉलोड बाय अपना स्लोनेस और स्टैसिस। और स्टैसिस जब होगा ना तो एक और काम होगा कि फैलेगा तो नहीं, प्लस WBC आ जाएगा माइग्रेशन करके और अपने को सेप्टिसीमिया और सारी कंडीशन से अपने को आराम मिलेगा। ठीक है, अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस में सबसे पहला स्ट्रक्चरल चेंजेस ये है, क्या है अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियम या इमीडिएट ट्रांजिएंट लीकेज। ठीक है, मतलब लीकेज हो रहा है ना ये स्टेज में, इसके लिए इसको बोलते हैं इमीडिएट ट्रांजिएंट लीकेज। इसका दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियम। पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियम में वाइवा में बोलना, ये हमेशा वेन्यूल्स को अफेक्ट करती है, सारी चीज़ वेन्यूल को अफेक्ट करती है। वेन्यूल हर चीज़ वेन्यूल को अफेक्ट करती है। पर डायरेक्ट इंजरी अगर हो गई तो कैपिलरी को भी अफेक्ट करेगी, आर्टेरियल को भी अफेक्ट करेगी। बट अगर WBC आए तो WBC सिर्फ वेन्यूल्स में आता है, नहीं, WBC कैपिलरी में भी आता है। ऐसे दिमाग लगा के सब चीज़ वेन्यूल में होंगी, वो सोच लेने का। और डायरेक्ट इंजरी सब में होंगी। ठीक है, और WBC ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी किधर होगी, दोनों में होंगी, वेन्यूल्स में और कैपिलरी में, दोनों में होंगी। ठीक है, आर्टेरियल में नहीं होगी, छोटी जगह है आर्टेरियल। ठीक है, हाँ, ये वाला हार्मोन बोल रही थी कि हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हिस्टामिन ब्रेडिकाइनिन की वजह से भी होता है, हिस्टामाइन ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, तो ये ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियम, वो एक डायग्राम है जिसमें ना हर्शमोन के उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एपिथीलियम की वजह से गैप बन गए। तो गैप बनने की वजह से एक्सुडेशन हो रहा है, तो और 15 से 30 मिनट तक चल रहा है। ठीक है, इमीडिएट आफ्टर इंजरी, मतलब इमीडिएट आफ्टर इंजरी, इसके लिए बोलते हैं इमीडिएट ट्रांजिएंट। इमीडिएट हमेशा एक ही होता है, तो ट्रांजिएंट लीकेज मतलब चलते जा रहा है। और डायरेक्ट इंजरी मतलब कुछ आया ही नहीं, कोई मैकेनिज्म हुआ ही नहीं, तो इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स, जैसा है वैसा ही। जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होगा। ठीक है, और अपना ब्रेडिकाइनिन डेवलपमेंट ऑफ गैप एक्सुडेट बोलते हैं इमीडिएट आफ्टर इंजरी 15 to 30 मिनट्स। थर्मल इंजरी ऑफ फोर आर्म, ये माइल्ड होता है, माइल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। अभी रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियल सेल, रिट्रैक्शन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिधर अगर सपोज लगा है तो वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से रिवर्सिबल रिट्रैक्शन ऑफ द इंट्रासेल्युलर जंक्शन। अगर सपोज मेरे 2 उंगली है तो 2 उंगली के बीच में जो गैप हो गया है ना, उसको बोलेंगे रिट्रैक्शन। ठीक है, मतलब अगर 2 सेल के बीच में ऐसा गैप आ गया है जस्ट बिकॉज साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट हो गया, वो रिवर्सिबल होता है एट द इंट्रासेल्युलर जंक्शन। ये इंट्रासेल्युलर जंक्शन का फिनोमिना है। ये किसकी वजह से होता है, कौन सा सेल की वजह से होता है, ये इंटरल्यूकिन 1 की वजह से होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से होता है, साइटोकाइन। ठीक है, और साइटोकाइन तो बहुत बाद में आते हैं ना, प्रोड्यूस आफ्टर इन्फ्लेमेशन, इसके लिए बोलते हैं डिलेड ट्रांजिएंट लीकेज, DTL, डिलेड ट्रांजिएंट लीकेज, DTL। तो डिलेड है, तो डिलेड की वजह से ट्रांजिएंट लीकेज, डिलेड ट्रांजिएंट लीकेज। और हर्शमोन का एग्जाम्पल है इन विट्रो एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद में लुकोसाइड मीडिएटेड इंजरी वेन्यूल और कैपिलरी में होता है। इसमें लुकोसाइड एक्टिवेशन हो जाता है, और इसमें WBC रिलीज फ्रॉम द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, WBC रिलीज करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज एक्सेट्रा। और ये भी डिलेड होता है, डिलेड और प्रोलॉन्ग। तो एग्जाम्पल है इसका पल्मोनरी, वेन्यूल एंड कैपिलरी। ठीक है, और ये न्यू वैस्कुलराइजेशन, ये न्यू है भाई, न्यू वैस्कुलराइजेशन मतलब न्यू वेसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए अपने को एक ग्रोथ फैक्टर लगता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर है VEGF। ठीक है, और ये भी सारे सिस्टम को करता है। न्यू वैस्कुलराइजेशन तो हर जगह नए वेसल चाहिए ना, एक जगह नए वेसल लेके करेगी क्या, हर जगह नए वेसल चाहिए। इसके लिए ऑल, ये भी ऑल है, और डायरेक्ट इंजरी भी ऑल है। डायरेक्ट इंजरी और न्यू वैस्कुलराइजेशन, ठीक है, और ये डायरेक्ट इंजरी जो है अपना एंडोथीलियम को, अब जो इंजरी लगी
उसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस की वजह से अपना अपीयरेंस ऑफ फिज़िकल गैप्स, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ फिज़िकल गैप आता है, गैप, ये फिज़िकल गैप, अपीयरेंस ऑफ फिज़िकल गैप एट द साइड ऑफ डिटैच एंडोथेलियम, फिर एट साइड ऑफ डिटैच एंडोथेलियम, फिर उसके बाद थ्रोम्बोसिस होगा, एंडोथेलियम, ठीक है। इमीडिएट सस्टेन मतलब 2 से 12 घंटे तक चलते रहेगा, ठीक है। इसके लिए इमीडिएट सस्टेन लीकेज बोलते हैं। इमीडिएट सस्टेन की 2 से 12 बहुत ज़्यादा समय ले रहा है इसके लिए। और इमीडिएट मतलब डायरेक्ट इंजरी तो इमीडिएटली चालू हो जाएगा, ठीक है। न्यू वैस्कुलराइजेशन, डिलेड, इसके एग्जाम्पल बस इतना ही कर रहे हैं।